हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास सिक्स्थ से हमारा चैप्टर सिक्स्थ है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और इसी से रिलेटेड हमने अपने दो पार्ट कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने एक रूरल एरिया में रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में जो पुलिस स्टेशन और पटवारी और तहसीलदार के बारे में अपने टॉपिक को कवर किया था। आज के टॉपिक में हम एक लॉ के बारे में, एक जो लॉ पास हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बारे में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले जो हमने अपनी पहली वीडियो में टॉपिक कवर किया था, एक बार उसको रिव्यू करते हुए, उसको रिवाइज करते हुए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हमने देखा था पूरी इंडिया में कितने विलेजेस हैं, मोर देन 6 लाख, 6 लाख से ज़्यादा। उसके बाद हमने इसमें देखा था मोहन और रघु की केस स्टडी के बारे में। मोहन और रघु में आपस में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि मोहन ये बताता है कि रघु ने उसके खेत के छोटे से पार्ट पर कब्जा कर लिया है। ऊपर से रघु जो है वो काफ़ी रिच फैमिली से है, उसके अंकल सरपंच है, जिसकी वजह से वो अपनी मतलब पावर लोगों को दिखाता रहता है। इसलिए मोहन इस बात से काफ़ी परेशान है। वो रघु के पास भी जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन रघु उसके साथ आर्ग्यूमेंट करता है और उसके साथ मारा पीटी भी करता है। कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं उनके बीच में। उनके जो पड़ोसी है वो उनको अलग अलग करते हैं, और जब मोहन को चोट आ जाती है तो मोहन जो उसके पड़ोसी है उसको ठीक भी करते हैं, फर्स्ट एड भी उसको देते हैं। बाद में फिर क्या होता है, मोहन और उसके पड़ोसी मिलकर पास के एक पुलिस स्टेशन में जाते हैं अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए, जो उनके साथ हुआ है उसके बारे में। इसी में हमने देखा था कि एक पुलिस स्टेशन जो होता है उसका एक कंट्रोल्ड एरिया होता है, और हर पर्सन अपने कंट्रोल्ड एरिया वाले पुलिस स्टेशन में ही रिपोर्ट लिखवा सकता है, किसी और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं लिखवा सकता। और ओनली ऑन वो बस वही पुलिस स्टेशन में जा सकता है जहाँ पर उसको जिस एरिया का कंट्रोल वहाँ की पुलिस के पास है। ठीक है, तो हर पुलिस स्टेशन की एक लिमिट होती है, एक एरिया होता है कि उसमें वो कंट्रोल करेंगे। अगर वहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको वो सोल्व करेंगे। और हर उस एरिया का पर्सन अगर उनको कोई कंप्लेन है तो वो एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के ही पास ही जा सकते हैं, और किसी एरिया के पुलिस स्टेशन के पास नहीं जाएंगे। पुलिस स्टेशन में काम कैसे होता है, एसएचओ होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, जो कंप्लेन लिखता है और कंप्लेन के बाद ये बताता है कि कैसे आगे की प्रोसेस होगी, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, इन सब के बारे में। फिर हमने देखा था कि लैंड रिकॉर्ड का भी एक सबसे मेन वर्क होता है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में, कि विलेज में जितनी भी ज़मीन है, जिसके भी पास है वो ज़मीन कहाँ पर है, कितने पार्ट में डिवाइड है, तो उस सब का रिकॉर्ड रखना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये किसके अंडर में आता है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ये काम करेगा, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। ठीक है, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, ये काम किसका होता है, पटवारी का। पटवारी को और किस किस नाम से जानते हैं, लेखपाल, कनुंगो और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर, इन नाम से भी हम पटवारी को जानते हैं। और पटवारी का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो रिकॉर्ड है जमीन का, पूरे विलेज का, उसको मेंटेन करना और उसको अपडेट करते रहना। ओके, उसके बाद हमने देखा था कि पटवारी किसके अंडर में वर्क करते हैं, कि सबसे पहले, इससे भी पहले हमने देखा कि स्टेट को हमने डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया हुआ है, और डिस्ट्रिक्ट को हमने छोटे छोटे विलेजेस में, तहसील में डिवाइड कर रखा है। ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, और तहसील का जो हेड होता है वो तहसीलदार होता है। और
जो भी मतलब पटवारी होंगे वो किसके अंडर में वर्क करेंगे, तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में वर्क करेंगे। तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक पटवारी को सुपरवाइज करेंगे, ये देखेंगे कि उसने अपना काम, जो उसका काम था रिकॉर्ड रखने का, वो अच्छे से किया है या नहीं किया है। ओके, अगर कास्ट सर्टिफिकेट लेनी है तो वो भी हमें तहसीलदार से मिलेगी। अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको कैसे सोल्व करना है, ये भी तहसीलदार के पास ही इसकी पावर होगी। ओके, तो तहसीलदार के बारे में हमने देखा। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि एक फार्मर को क्या ज़रूरत पड़ती है। हमने सबसे मेन बात देखी थी कि फार्मर को एक कॉपी, जो उसकी ज़मीन होती है, उस ज़मीन की उस ज़मीन का मैप, उस ज़मीन की एक कॉपी पूरी, मतलब जिस पे रिकॉर्ड रखता है ना पटवारी, तो पटवारी के पास जो पूरा रिकॉर्ड होता है, तो फार्मर अपने रिकॉर्ड की, ठीक है, बस ओनली अपने रिकॉर्ड की एक कॉपी ले सकता है। और वो कॉपी कहाँ कहाँ पर उसे ज़रूरत पड़ेगी उस कॉपी की, कि अगर उसे कोई ज़मीन खरीदनी है उसके लिए, अगर उसे अपने प्रोडक्शन को जो उसने प्रोड्यूस किया है उसको बेचना है उसके लिए, बैंक से लोन लेना है तो उसके लिए, फर्टिलाइज़र परचेज करने हैं तो उसके लिए, और अगर प्रॉपर्टी को डिवाइड करना है तो उसके लिए भी उसे उस मैप की कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। और एक पर्टिकुलर फीस पे करके फार्मर उस मैप की कॉपी को ले सकता है। उसके बाद हमारे पास हमारा आज का टॉपिक आता है ए न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ओके, तो आज हम एक एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट है ये कब आया है, 2005 में, 2005 में। क्या था इस एक्ट में वो हमने देखना है। ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर who own land, we think of men। जब भी हमारे पास ये आता है कि फार्मर अपनी ज़मीन पर काम कर रहा है तो हम ये सोचते हैं कि वो फार्मर कौन होगा, वो एक मैन होगा, एक आदमी होगा। वुमेन आर सीन एज पीपल who वर्क ऑन द फील्ड बट नॉट एज पीपल who ओन एग्रीकल्चर लैंड। अगर महिलाओं की बात आती है तो हम ये सोचेंगे कि महिलाएं तो बस ओनली खेतों में काम करेगी, उसका जो रियल ओनर होगा ना, जिसके कंट्रोल में वो ज़मीन होगी, वो तो एक मैन होगा, एक आदमी होगा, वो एक महिला नहीं हो सकती, एक वुमेन नहीं हो सकती। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट ए शेयर इन द फैमिली एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, पहले क्या होता था कि जो एक हिंदू वुमेन होती थी, काफ़ी स्टेट में ये प्रोविज़न था, जो एक हिंदू वुमेन थी वो अपनी फैमिली के पास, उसकी फैमिली के पास अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है, कोई ज़मीन है, तो उसमें उसको शेयर नहीं मिलता था। तो जो हिंदू वुमेन होती थी उसको अपनी फैमिली की एग्रीकल्चर लैंड में कोई भी पार्ट नहीं मिलता था, कोई भी हिस्सा नहीं मिलता था। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन। उसके अगर उनके फादर की डेथ हो जाती है तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी किसके बीच में डिवाइड होती थी, उनके बेटों के बीच में डिवाइड होती थी। बेटियों का उसमें कोई भी हक नहीं माना जाता था। ओके, तो जो हिंदू वुमेन थी वो अपनी फैमिली की ज़मीन में या प्रॉपर्टी में कोई भी शेयर नहीं ले सकती थी। जो भी प्रॉपर्टी थी वो सिर्फ और सिर्फ किसके बीच इक्वली डिवाइड होनी थी, ओनली ऑन उसके जो फादर है, जो पिता है, उसके बेटों के बीच में। रिसेंटली द लॉ वाज चेंज्ड, लेकिन बाद में ये लॉ चेंज कर दिया, कानून बदल दिया गया। इन द न्यू लॉ सन, डॉटर एंड दियर मदर इन हिंदू फैमिली कैन गेट अन इक्वल शेयर इन द लैंड। और जो ये नया लॉ आया, नया कानून आया, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी प्रॉपर्टी होगी, एक फादर की जो भी प्रॉपर्टी होगी, उसमें उसके बेटे, उसकी बेटियां और उसकी मदर, ठीक है, मदर से मतलब है कि जो उनके बेटे और बेटियां, उनकी मदर मतलब जो फादर है उसकी वाइफ। ओके, उनके बेटे, बेटियां और उसकी जो वाइफ होगी उसको इक्वली पार्ट मिलेगा उसकी प्रॉपर्टी में। ठीक है,
कितने चाहे 2 बेटे हो, चाहिए 1 हो, चाहिए 2 बेटियां हो, चाहिए एक बेटी हो, जितने भी ये पार्ट होंगे, ठीक है, सन, डॉटर और उनके बच्चों की माँ जो होगी, मतलब जो वाइफ होगी उस पर्सन की, उसको इक्वली शेयर मिलेगा उसकी जमीन में। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री। और फिर यही बिल्कुल सेम कानून पूरी की पूरी इस कंट्री में, सभी स्टेट में, सभी यूनियन टेरिटरी में अप्लाई कर दिया गया। पहले तो कुछ ही स्टेट में इसको अप्लाई किया गया था कि जो हिंदू फैमिली है वहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी होगी, एक फार्मर के पास, एक पर्सन के पास जो भी प्रॉपर्टी होगी, वो उसकी डेथ के बाद या उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग उसके बेटे, बेटियों और उसकी जो वाइफ होगी उसमें इक्वली डिवाइड हो सकती है। मतलब अगर ये चाहे तो अपना पार्ट ले सकते हैं। और ये लॉ जो है वो सभी स्टेट और सभी यूनियन टेरिटरी में अप्लाई होता है। दिस लॉ विल बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। और जब से ये लॉ, ये कानून आया है तो काफ़ी ज़्यादा वुमेन को इस चीज़ का बेनिफिट भी मिला है। फॉर एग्जाम्पल, सुधा इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली। सुधा जो थी वो एक एग्रीकल्चरल फैमिली से, मतलब उसकी फैमिली खेतीबाड़ी करती थी और उसमें वहाँ पर वो सबसे बड़ी बेटी थी। सी इज़ मैरिड एंड लिव इन ए नेबरिंग विलेज। उसकी शादी हो गई और वो पास के ही एक विलेज में रहती थी। आफ्टर हर फादर डेथ, सुधा ऑफन कम टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। जब उसके फादर की डेथ हो जाती है तो सुधा उसकी माँ के पास आ जाती है फार्मिंग काम वर्क जो है उसमें अपनी माँ की हेल्प करने के लिए। हर मदर हैज़ आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफ़र द लैंड एंड एंटर हर नेम अलोंग विद द नेम ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड। फिर उसकी मदर जो है, क्योंकि उसके फादर की तो डेथ हो चुकी है, तो उसकी मदर पटवारी को बोलती है कि वो इस ज़मीन को अपने सभी बच्चों के नाम पर करवाना चाहती है और रिकॉर्ड में उसके सभी बच्चों का नाम होना चाहिए। उसके अगर कोई छोटे बहन भाई है और बहन भाई है उनके भी, ठीक है। सुधा और सुधा से अलग अगर कोई और बच्चे हैं तो उनके पास भी वो ज़मीन जानी चाहिए। ओके, तो ये उसकी मदर ने यहाँ पर बताया कि उसने क्या स्टेप लिया। सुधा मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। सुधा अपनी माँ के साथ जो उनकी ज़मीन थी, अपने बड़े भाई और बहन की हेल्प से अच्छे से फार्मिंग करते थे। सभी अब एक दूसरे की हेल्प करते हुए आराम से फार्मिंग कर रहे थे। Similarly, Sudha also lived with the assurance that if she ever has a problem, she can always depend upon her share of the land. और इस वजह से, मतलब क्योंकि उसकी मदर ने ये किया कि सुधा के पास भी ज़मीन का थोड़ा सा पार्ट जा चुका था, शेयर जा चुका था, इसलिए अगर उसको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम होती तो उसके लिए वो उस लैंड का, उस ज़मीन का यूज कर सकती थी अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ओके, तो ये हमारे पास केस स्टडी दे रखी है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इससे पहले क्या होता था कि ज़मीन जो थी, प्रॉपर्टी जो थी, वो ओनली ऑन बेटों में डिवाइड होती थी, लेकिन ये एक्ट आने के बाद जो प्रॉपर्टी थी वो बेटों, बेटियों और वाइफ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद हमारे पास आता है एक और टॉपिक, अदर पब्लिक सर्विसेज। तो और कौन कौन सी पब्लिक सर्विसेज है जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आती है, तो उनको हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। दिस चैप्टर हैज़ लुक्ड एट सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। इस चैप्टर में हमने गवर्नमेंट के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखे, स्पेशली फॉर रूरल एरिया। और जो रूरल एरिया था वो सबसे फोकस था कि सबसे ज़्यादा फोकस हमने रूरल एरिया पर किया था। द फर्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड द सेकेंड, फर्स्ट तो क्या था कि जो लॉज है या जो ऑर्डर है उनको कैसे मेंटेन करना है। सेकेंड,
मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड, जो ज़मीन का रिकॉर्ड है उसको कैसे मेंटेन करना है, तो इन दोनों के बारे में हमने देखा। इन द फर्स्ट केस वी एग्जामाइन द रोल ऑफ पुलिस एंड इन द सेकेंड दैट ऑफ द पटवारी। पहले केस में हमने देखा कि पुलिस का क्या रोल है और सेकेंड केस में हमने देखा पटवारी क्या करता है। दिस वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय अदर पीपल इन द डिपार्टमेंट। और जो भी काम ये करेंगे तो इनके सीनियर जो होंगे वो इनके काम को सुपरवाइज करेंगे। सुपरवाइज मतलब देख रेख करना कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सच एज द तहसीलदार और द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ओके, तो पटवारी के काम को कौन सुपरवाइज करेगा? तहसीलदार। और पुलिस के काम को कौन सुपरवाइज करेगा? सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस करेगा। वी हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल यूज दियर सर्विसेज एंड सम ऑफ द प्रॉब्लम दैट दे फेस। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि पीपल और क्या क्या सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं और उनको यूज़ करने में उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। दीज सर्विसेज हैव टू बी यूज्ड एंड मेड टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ दैट हैव बीन फ्रेम्ड फॉर देम। और साथ में ये भी देखा कि कुछ सर्विसेज ऐसी या कुछ ऐसे भी काम थे जो लॉज के अकॉर्डिंग हो रहे थे और वो सभी के लिए बने हुए थे। यू हैव प्रोबेबली सीन मैनी अदर पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटी प्रोवाइड बाय वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और इसके साथ साथ हमने और भी काफ़ी अलग अलग पब्लिक सर्विसेज होती है, फैसिलिटीज़ होती है जो अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हमें प्रोवाइड कराते हैं। जैसे वाटर पब्लिक सर्विस, ट्रांसपोर्ट हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, या जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। तो ये सब हमें अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो हमें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज फॉर योर विलेज बाय विजिटिंग ए नियर बाय विलेज और लुकिंग एट योर ओन एरिया। तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें आपने अपने खुद के विलेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। लिस्ट द पब्लिक सर्विसेज इन द विलेज एरिया सच एज, आपको एक लिस्ट बनानी है पब्लिक सर्विसेज की, जैसे द मिल्क सोसाइटी, द फेयर प्राइस शॉप, द बैंक, द पुलिस स्टेशन, द एग्रीकल्चर सोसाइटी फॉर सीड्स एंड फर्टिलाइजर, द पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस, द आंगनबाड़ी, क्रेच, गवर्नमेंट स्कूल, हेल्थ सेंटर एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक्सेट्रा। तो ये सभी पब्लिक सर्विसेज हैं। इन सभी पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड आपको एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। और क्या करना है? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन 3 पब्लिक सर्विसेज। इनमें से कोई भी 3 पब्लिक सर्विसेज आप सिलेक्ट करो और उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। एंड डिस्कस विद योर टीचर हाउ इम्प्रूवमेंट कैन बी मेड इन द फंक्शनिंग। और फिर आपने डिस्कस करके ये पता लगाना है कि जो काम वहाँ पर हो रहा है उसको और ज़्यादा कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वन एग्जाम्पल हैज़ बिन वर्कड आउट। और कोई भी एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले भी सकते हो, उसके ऊपर वर्क भी कर सकते हो। ओके, तो ये हमें एक्टिविटी दे रखी है इस चैप्टर में। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने हमारा आज का टॉपिक द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बारे में आज का टॉपिक अपना कवर किया है। इससे पहले हमने पुलिस स्टेशन, वर्क ऑफ पुलिस स्टेशन, मेंटेन द लैंड रिकॉर्ड के बारे में देखा, तहसीलदार, पटवारी के बारे में देखा, और आज का टॉपिक हमारा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बारे में देखा। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर 6 क्लास 6 से रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जो रूरल एरिया होती है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का कामकाज कैसे चलता है, कैसे होता है, उसके बारे में हमने अपनी वीडियोस में कवर किया। तो इस चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ लिया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो।
जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। पीडीएफ से पहले आपने उनको समझना है, उसके बाद अपनी फेयर नोटबुक में उनको लिखना है और अच्छे से याद भी करना है। थैंक यू।